जैसा पानी देना बेटा, मार्कर भी लेते आइए। शुरू किया जाए बेटा। क्या पढ़ना था हम लोगों को? पिछले लेक्चर में हम लोग व्यक्तिगत प्रयोज्य आय तक पढ़े थे, है ना? तो अगर आपकी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है तो क्या होगी वो आय? जैसे आपके पॉकेट में पैसा आ गया और उस पैसे की अब मार्कर लेते आओ बेटा। जो आय आपके पास है उस आय का क्या करते हो आप? एक बच्ची कही सर नहीं बताएंगे। हमको कहा है, हाँ नहीं सर बताने लायक नहीं, हमको नहीं बताओ। आप फुल्की खाते हैं, खाओ ना। फुल्की खाना कौन सा अपराध है भाई? आपका पैसा, आप जो चाहो वो करो। पानी पूरी खाते हो खाओ, चाट खाते हो खाओ, आपका पैसा है, आपका जो मन करे वो करो। नहीं, मजाक कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे? उपभोग करोगे, यानी आपका उपभोग व्यय होगा, और जो बच गया उसी को हम लोग घरेलू बचत कहते हैं, डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं। और एक बात तय है कि किसी देश में जब घरेलू बचत बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में हरियाली आती है, अर्थव्यवस्था लहलहाती है। क्योंकि अगर हमारे पॉकेट में बचत हुई तो हम क्या करेंगे आप बताइए? जैसे खाने पीने के अलावा अगर पैसा बच गया तो हम क्या करेंगे? तो बड़ा मुश्किल प्रश्न नहीं है बेटा। हाँ, बैंक में जमा करेंगे, या हम कोई काम सोचे हैं तो वो काम करेंगे, है ना? अगर कोई काम भी करोगे तो पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा। एक ने कहा कि कुछ भी करोगे आप ना, जैसे आप कार खरीदते हो, ऑटो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। आप बाइक खरीदते हो, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। आप घर बनवाते हो, न जाने कितने लोगों को रोजगार देते हो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट न जाने कितने लोगों को रोजगार देते हो। आप एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, एक ठीक ठाक बिल्डिंग बनवाते हैं, जिसको बनवाने में 2-2.5 साल लगता है। आप जरा जोड़ लेना, 2-2.5 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने प्लम्बर वाले को रोजगार दिया, आपने इलेक्ट्रीशियन को रोजगार दिया, आपने टाइल्स लगाने वाले को रोजगार दिया, राजगीर को रोजगार दिया, न जाने कितने लेबरों को आपने रोजगार दिया। आपके पैसे से उनका घर चल रहा है, उनकी जिंदगी चल रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अर्थव्यवस्था में जा रहा है। वो पैसा मार्केट में रन करेगा। एक लेबर को आप दिहाड़ी देते हो ना, तो दिहाड़ी लेके अपने घर थोड़ी जाता है वो अलमारी में रखने के लिए कि मेरी दिहाड़ी है। उसका तो आधा पैसा तुरंत एक खास दुकान पे खर्च होता है। तुरंत तुरंत उसी क्षण। और फिर बाकी वो गिरते पड़ते साग सब्जी लेके घर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है ये लोग तो सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि इनके पॉकेट में जो पैसा आता है वो तुरंत मार्केट में छोड़ देते हैं कि चलो दौड़ो भाई। दौड़ता है वो पैसा, इससे अर्थव्यवस्था बूम करती है। तो कुल मिला के जो निजी प्रयोज्य आय है वो दो जगह खर्च हो सकती है। एक उपभोग व्यय करते हैं हम लोग, और एक घरेलू बचत करते हैं। तो घरेलू बचत किससे उत्पन्न होती है? प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय से। तो डेफिनेटली प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय अगर अधिक होगी तो घरेलू बचत भी लग रहा है ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? और घरेलू बचत अगर बढ़ गई तो फिर सब कुछ। एक लाइन और जोड़ लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व्यक्तिगत प्रयोज्य आय दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। किसमें बेटा? उपभोग व्यय प्लस घरेलू बचत। एक बात समझ लीजिए बेटा, और ये दोनों में से कुछ भी अगर हुआ, और जरूर होगा, आपकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अगर आपने उपभोग व्यय किया, उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और उपभोग की वस्तुओं की मांग अगर बढ़ गई तो आपूर्ति बढ़ जाएगी, और आपूर्ति बढ़ेगी तो ढेर सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक ने कहा कि अच्छा मान लीजिए बैंक में जमा कर दिए तब, तो कैसे अर्थव्यवस्था में काम आएगा?
तब ऐसे काम आएगा कि विजय माल्या जैसे लोगों को 40,000 करोड़ का लोन दे देंगे। आप ही, अरे कितनी सुंदर व्यवस्था है बेटा। ठेले वाले, रिक्शे वाले, खोमचे वाले, सबके पैसे से एक बड़ी इंडस्ट्री बनती है। बैंक जब किसी को 40,000 50,000 करोड़ का लोन देता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, तो बैंक के पैसा किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है ना। हम आप तो सीधे विजय माल्या को नहीं दिए, बैंक ने दिया। वो अलग बात है, विजय माल्या भाग गए क्या किए, लेकिन सब थोड़ी भाग जाते हैं। रिलायंस कंपनी के ऊपर कम लोन है, अडानी के ऊपर कम लोन है, लेकिन वो लोन किसका है? तो देश का पैसा है। और देश का पैसा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल वर्ल्ड क्लास का हमने हवाई अड्डा बनाया है, वर्ल्ड क्लास का, देखते बनता है। अभी ढेर सारे जो पोर्ट वगैरह हैं वो डेवलप कर रहे हैं अडानी, सोलर पावर में काम कर रहे हैं। मैंने गर्व की अनुभूति होती है जब वो सब देखते हैं हम लोग, तो लगता है कि हाँ भाई भारत तो कुछ कर रहा है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता इसे, क्योंकि उसके पास इतना सरप्लस फंड नहीं है। वो फंड एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तभी ये सब हो पाता है। 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लगातार सोलर पैनल लगे हुए हैं। गाड़ियां, आप गाड़ी से चलोगे तो कम से कम 15-20 मिनट आपको लग जाता है, दोनों तरफ सोलर पैनल सड़क के। ये ग्रीन एनर्जी है ना बेटा, ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है, ये सब कर रहे हैं लोग। अभी आप देख रहे हो सोलर एनर्जी में देश इतना प्रेशर बनाए हुए है कि भीषण सब्सिडी दे रहा है, आपसे कह रहा है कि अपने घरों पे सोलर पैनल लगाइए। मुझे लगता है ऑलमोस्ट ढेर सारे पेट्रोल पंप अब सोलर पैनल से चल रहे हैं, अपना पावर खुद ही जनरेट कर ले रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है बेटा? आप ही के पैसे का उपयोग हो रहा है, लोग उसका खर्च कर रहे हैं। तो बैंक का पैसा भी अच्छा निवेश है। बैंक में आपका पैसा जाता है तो वो पैसा सीधे देश के काम आता है। तो कुछ भी करोगे बेटा, देश की अर्थव्यवस्था में पैसा पंप होगा, और देश की अर्थव्यवस्था में जब पैसा पंप होगा, पैसा जाएगा, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो सेक्टर बढ़ेगी। एक चीज बताओ, हमारे पॉकेट में सरप्लस पैसा हुआ है तभी तो हम टेंट हाउस वालों को बुक करते हैं शादी विवाह में। आज से 50 साल पहले तो ये नहीं करते थे। क्यों? नहीं था पैसा, सरप्लस पैसा ही नहीं था हमारे पास। तो घर, गांव से ही चारपाई और बिस्तर और फलाना ढमाका जुटा के शादी विवाह हो जाते थे। अब पैसा वैसा हो गया, ये सब टेंशन वाला काम कौन करे? तो सब वैसे फोन करते हैं, वो पूछ लेता सर एस्टिमेट बता दीजिए, और आप एस्टिमेट बताते हैं, सब कुछ एकदम धन धनाते हुए रेडी हो जाता है। कोई टेंशन नहीं, बढ़िया सूट वूट पहन के बैठे रहिए चुपचाप। पहले गांव में शादी विवाह होती, 4-6 लोग एकदम थक हार जाते थे, है ना। तो पैसा हो गया तो सब कुछ हो गया। अब सेवाएं बिकने के लिए मार्केट में तैयार है। अब छोटी छोटी मार्केट में जाके देखो, वहां भी टेंट हाउस वाले। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके पॉकेट में पैसा है और आपकी डिमांड आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि डिमांड का लेवल अलग अलग है। टेंट हाउस वाले हैं, करोड़ों वाले भी हैं। हाँ, करोड़ों ले लेते हैं, हाँ उस तरह की सुविधाएं देते हैं। 2-4-10 हजार से लेके करोड़ों तक की रेंज है। अरे भाई, मैं तो एक मैरिज पार्टी में गया तो मैं बड़ा हैरत में हो गया, मुझे छू छू के देखना पड़ा कि टेंट ही है कि सचमुच का है। यकीन नहीं होता कि टेंट है, वो 5 स्टार होटल जैसा ढांचा खड़ा कर देते हैं। तो ये सब है बेटा, कुल मिला जुला के। अगली हेडिंग बनाओ बेटा, शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक है, पेज वेज बदल दें तो ज्यादा अच्छा है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मनी। मुद्रा। यही सबसे मजेदार टॉपिक है अर्थव्यवस्था का, इसी के लिए सारा मारामारी है ना। तो भैया जी, पहले थोड़ा सा बात हो जाए, मुद्रा क्या चीज है, परिभाषित करिए। अर्थव्यवस्था की सबसे कठिन परिभाषा में से एक परिभाषा है, जिसको कोई अर्थशास्त्री परिभाषित करने से बचता रहा।
ये आसान परिभाषा नहीं है, क्योंकि आप अभी का जो मामला समझ रहे हैं, मामला अभी का नहीं है, मामला काफी पहले से है, इसको समझना है। एक बड़ी सुंदर सी परिभाषा इसको दी गई, कहा गया मुद्रा क्या है नहीं बताएंगे, मुद्रा करता क्या है ये बताएंगे, फिर समझ जाना जो वो काम करेगा वो सब मुद्रा है। एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी गई बेटा, मनी इज व्हाट मनी डज। इंग्लिश में डेफिनेशन बहुत छोटी सी आई, मनी इज व्हाट मनी डज। अब हिंदी में हम आपको बता रहे हैं, मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। इसका मतलब है कि मुद्रा की परिभाषा उसके कार्य के आधार पर की। मुद्रा कोई चीज नहीं है, मुद्रा हर वह चीज है जो मुद्रा का कार्य करे। तो अब महत्वपूर्ण यह हो गया कि पहले मुद्रा का कार्य समझें, और मुद्रा का कार्य अगर हम समझ लेते हैं तो जो उस कार्य को करेगा वो सब मुद्रा है। क्या ये मेरा मार्कर मुद्रा नहीं है? हो सकता है, अभी तो नहीं मुद्रा है, ये वस्तु है, लेकिन अगर ये मुद्रा का कार्य करने लगे तो मेरे मार्कर भी मुद्रा है। क्या गांव में हमारा जो गेहूं है, धान है, चावल है, वो मुद्रा का काम नहीं करता? हाँ करता है। गांव में अभी भी वस्तु विनिमय की प्रणाली है, आलू खरीद के गेहूं दे देते हैं। बोल नहीं रहे? देखा है आपने? मैंने देखा है गांव में ये लोग आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, कोई महिला पुरुष सर पे टोकरी रख के प्याज लेके घूम रहे हैं, उनसे आलू लेते हैं, पैसा नहीं देते, गेहूं दे देते हैं, चावल दे देते हैं, वो ले भी लेता। तो क्या उस समय गेहूं मुद्रा की भूमिका में नहीं है? तो उस समय वही मुद्रा है। हर वह चीज जो मुद्रा का कार्य करने लगे वह मुद्रा है। क्लियर है बेटा? तो बड़े अच्छे से परिभाषित किया कि इसका मतलब है कि मुद्रा को थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, है ना? तो इसके इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ लिखवाए पाएंगे। एक्चुअल में मुद्रा का जो आविष्कार है वो भी हम मनुष्यों के बहुत बड़े आविष्कारों में से एक आविष्कार है, बहुत बड़ी देन है मुद्रा। मुद्रा कुछ नहीं है बेटा, नथिंग। वो सिर्फ एक विश्वास है, एक भरोसा है। वो ऐसे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपको एक मोबाइल खरीदना है, आपने मुझसे कहा कि सर मोबाइल मुझे खरीदनी है, और आपके पास अगर 20-25 हजार रुपया हो तो दे देते। हमने कहा मोबाइल खरीदनी है ना बेटा? आप कहाँ? मैंने कहा ठीक है, घबराइए मत। मैंने एक पर्ची लिखा एक कंसर्निंग मोबाइल के दुकान वाले को, नीचे मैंने अपना साइन कर दिया, और मैंने कह दिया कि पत्र वाहक को जो भी मोबाइल पसंद आए दे दीजिएगा। और मान लीजिए मोबाइल वाला मुझे ढंग से जानता हो, तो आप पर्ची लेके पहुंचे उसके दुकान पे, उसने पूछा क्या है, आपने कहा मुझे मोबाइल खरीदनी है। तो कहेगा ठीक है, दिखा उखा दिया, जब पसंद आ गया तो आप कहा यही वाला लेना है, उसका पैसा निकालिए। आपने निकाल लिया, पर्ची दे दिया। अब उसने पर्ची ले लिया, मोबाइल आपको दे दिया। अब वो पर्ची क्यों लिया? थोड़ा सा समझिए। वो पर्ची इस प्रत्याशा में लिया होगा कि जब सर से मुलाकात होगी तो हम पैसा ले लेंगे, और मेरी साख इतनी बढ़िया है, बोले बेटा मेरी क्रेडिट इतनी अच्छी है, तो उस दुकान वाले को ये लगता है कि कोई परेशानी नहीं है, सर अभी कहेंगे मिलेंगे तो हम दे देंगे। बिल्डिंग मटेरियल में क्या साख से काम नहीं होता? आप एक फोन करते हैं, एक ट्राली सीमेंट आ जाती है, वो कहता है कि तुरंत पैसा दीजिए? नहीं, कहेगा अगर आपकी साख खराब है तो। साख माने क्रेडिट, और आपकी क्रेडिट अच्छी है, बस एक फोन पे। जनरल स्टोर की दुकान पे देखते हैं, कुछ लोग सामान खरीदते हैं, पर्स भूल जाते हैं, है ना? हाँ, यदा कदा हो जाता है, सामान खरीद लेते हैं, फिर मालूम चला पर्स है ही नहीं है। तो आपके पास तो दो ही विकल्प है। यदि दुकान वाला आपको जानता होगा तो शायद सामान दे दे कि अरे सर ले जाइए, कोई परेशानी नहीं, बाद में दे दीजिएगा। और नहीं, आपको अगर ढंग से जानता होगा तो कह देगा ना ना, पैसा लेके आइए, क्योंकि कई बार ड्रामा हो चुका है आपका। ये सारा मामला किसका है बेटा? साख का है, क्रेडिट का मामला है।
तो मेरी पर्ची उसमें साख बन गई ना, बोल नहीं रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो पर्ची इसलिए ही लिया होगा कि जब वो हमसे मुलाकात करेंगे, उनको लगता है कि मेरे घर के बगल में रहते हैं, कभी ले लेंगे, शाम को जाके सर से ले लेंगे पैसा। अब हुआ क्या कि वो पैसा शाम को आके लेते, उससे पहले उनके यहाँ ब्रोकर आ गया जो वहां मोबाइल की सप्लाई करता है। उसने कहा कि मेरे मोबाइल का पैसा दे दीजिए आप, जो मैंने आपके यहाँ सप्लाई किया था, और उसका होता है 1,20,000 रुपये। 1,00,000 उन्होंने कैश दिया, और 20,000 का जो फोन लाए थे उसकी जगह पे पर्ची रखा था एक मेरा, उसने उसको पर्ची पकड़ा दी। और मान लीजिए वह भी मुझे ढंग से जानता हूं, वो भी हंसते हुए पर्ची ले लेगा, अरे कोई परेशानी नहीं, हम सर से ले लेंगे। अब जाहिर सी बात है वो फैक्ट्री वाले को पैसा देगा, तो 1,00,000 कैश दिया और साथ में कहा कि सर की पर्ची है, चलेगी? और मालिक ने कहा कि अरे बिल्कुल चलेगी, सर को मैं जानता हूं ढंग से, मैं ले लूंगा। और मुझे अगर हर कोई जानता हो तो मेरी पर्ची मेरे पास नहीं आएगी। बोल नहीं रहे, आएगी क्या? हर कोई ले लेगा यार, कि मैं ले लूंगा सर, मैं लेगा कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरी पर्ची को हर अगला इसलिए ले लेगा कि ले लेंगे हम, कोई परेशानी नहीं। तो क्या उस समय मेरी पर्ची मुद्रा नहीं है? क्योंकि अब मेरी पर्ची लौट, और मेरी क्या जिम्मेदारी थी? मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जब 20,000 रुपए का फोन आपने खरीदा तो 20,000 रुपए कैश रख लेना चाहिए था, कि अगर आएगा मुझसे मांगेगा तो मैं 20,000 रुपया उसको दूंगा। बोल नहीं रहे, तो मैं 20,000 रुपया रख लिया था घर पे कि भाई आएंगे तो मैं दे दूंगा, वो आए ही नहीं। मेरी पर्ची ब्रोकर के पास चली गई, वहां से फिर फैक्ट्री के पास चली गई, फैक्ट्री से कहीं और चली गई, कहीं और से कहीं और चली गई, चली रही है। हर व्यक्ति इसको ले ले रहा है, कह रहे सर को हम जानते हैं, कोई परेशानी नहीं, ले लेंगे, लेकिन आ कोई नहीं रहा। मेरा मन बढ़ गया, 2-3 महीना इंतजार करते रहे, कोई पर्ची आई ही नहीं मेरे पास, तो मैं एक पर्ची फिर लिख दूंगा। बोल नहीं रहे, और फिर सामने वाला मेरी साख पे पर्ची को आगे बढ़ाता चला जाएगा। अरे भाई मोबाइल की दुकान वाला तो अब नहीं आएगा ना, वो क्यों आएगा? क्योंकि उसने आगे पास ऑन कर दिया ना, अब आगे वाला आए। अगर ये हमेशा पास ऑन होता रहेगा तो जिसके पास जाएगा उसे आना होगा ना, जिसने दिया वो क्यों आएगा? उसका तो काम हो गया। बोल नहीं रहे बेटा। और समस्या ये है कि मेरी पर्ची मेरे पास वापस नहीं आनी है, वो चलती रहनी है, और ऐसे मैं रोज 10-10, 15-15, 20-20 पर्चियां लिखता रहूं, तो क्या मेरी पर्ची ही मुद्रा नहीं होगी? यही साख मुद्रा है, इसी को हम क्रेडिट मनी कहते हैं। और आपके पॉकेट में जो नोट है वो सिवाय साख मुद्रा के कुछ भी नहीं है। लेकिन ये साख या वो पर्ची हमारी नहीं है, वो पर्ची भारत सरकार की, इसलिए उस पर्ची को हर कोई ले लेता है। क्लियर है? लेकिन सरकार उस पर साफ साफ लिख के देती है, मैं ग्राहक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। कमिटमेंट ही तो है, लेकिन कोई सरकार के पास नहीं जाता कि वो आप ये है ना आप ही का, मुझे दीजिए। बोल नहीं रहे, तो पर्ची ही तो है बेटा। लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा सुन लें। पाषाण काल में जब हम रहे तो हमारी जरूरतें बहुत सीमित रहीं, सीमित आवश्यकताओं पे हम जीते थे, कपड़े लत्ते का टेंशन ही नहीं था, कपड़े पहनते ही नहीं थे, वो तनाव नहीं था, है ना। कुल मिला जुला के भूख का मामला था, खाने के पीछे दौड़ते थे, जहां जहां खाना वहां पीछे पीछे हम। क्लियर है बेटा? फिर इस बीच में कुछ दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटना ये हुई कि हम मनुष्यों को आग के बारे में पता चल गया, एक बहुत बड़ा आविष्कार में से था। अनाज उत्पादन का तरीका हमको पता चल गया। जब ये सब मालूम चला तो अब घुमक्कड़ जीवन जो हमारा था वो अस्थायी हो गया। अब हम एक जगह रुक गए, है ना बेटा। और भोजन का वह जो तनाव था, वह तनाव काफी हद तक कम हो गया, है ना बेटा। मुझे नहीं लगता कि कुछ परिवारों को छोड़ दें
तो आज की डेट में किसी को तनाव है, आपको ये तनाव है कि घर जाएंगे तो खाना वाना मिल जाएगा? अरे साहब बिल्कुल मिलेगा, ये भी कोई सोचने की बात है। हम एकदम सिक्योर हैं आज की डेट में। क्लियर है बेटा? तो घर वालों की जिम्मेदारी है, वो करते हैं। अब जब हम नदी के किनारे, अच्छा हम रुके कहाँ, हम नदियों के किनारे रुके। क्यों? क्योंकि उपजाऊ मिट्टी मिल गई और पीने का पानी मिल गया, सिंचाई का साधन मिल गया। तो आप देख रहे हो जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ ऑलमोस्ट नदियों के किनारे हुआ। वो सिंधु घाटी की सभ्यता कहें, दजला फरात की सभ्यता कहें, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहें, जो भी सभ्यताएं नदियों के किनारे। अब जब हम रुकने लगे ना बेटा, एक जगह रुक गए, तो अब तमाम समस्याएं आना शुरू हो गई। उसमें से एक समस्या आ गई कि जैसे किसी के पास कोई चीज ज्यादा है और किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, तो कैसे मैनेज हो? तो उसका तरीका यह है कि जो हमारे यहाँ ज्यादा है वो हम आपको दे देते हैं, और आपके यहाँ जो ज्यादा है हमारे यहाँ दे दीजिएगा। आज भी ये प्रणाली जिंदा है, लेकिन आपको समझ नहीं आती। आपके घर किसी के घर से कुछ खाने पीने की चीज आती है ना? किसी घर मिठाई उठाई ज्यादा आ गई, शादी विवाह हो गया या कुछ भी हो गया, तो मिठाई आपके घर भी आती है। कहते हैं ड्रामा कि खुशी बांट रहे हैं, खुशी नहीं बांट रहे हैं। आप बहुत चालाक आदमी हैं, आप मिठाई बांट रहे हैं और इस उम्मीद में कि हमको भी मिठाई खाने को मिलेगी। आज मेरे घर में विवाह है, कल तेरे घर में होगा, तो ले जाते शर्माते तो ध्यान रहेगा ही ना कि मैंने भेजा, तो आप भी भेजना। तो हमारे पास सरप्लस मिठाई जब घर में आ जाती है तो हम मोहल्ले भर नहीं बांटते। क्यों? अरे अकेले अकेले खाना ठीक नहीं है, पूरे मोहल्ले के साथ मिल बैठ के खाएं। नहीं, इतनी दरिया दिली नहीं। आप बोले कुछ भी, इरादा आपका जो है वो कंफर्म है। आपका इरादा सिर्फ ये है कि घर में आई बहुत ढेर सारी मिठाई, अकेले खा नहीं पाएंगे, खराब हो ही जाएगी। तो बेहतर ये है कि सबको बांट दो और फिर साल भर मिठाई खाने की व्यवस्था कर लो, है ना? तो यही तो करते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। और मुझे लगता है एक चीज आपने नोटिस किया होगा, खास करके बच्चियां महिलाएं बेहतर समझ सकती हैं, कि अगर किसी के घर से कोई चीज आई है बेटा, तो बर्तन खाली नहीं लौटाते। एक परंपरा है, कुछ न कुछ दे के ही लौटाएंगे उसमें। यही है वस्तु विनिमय। आपके यहाँ जो सरप्लस था आपने भेजा, मेरे यहाँ जो सरप्लस होगा मैं भेजूंगा, बोल नहीं रहे। तो अब ये प्रणाली शुरू हो गई, चली काफी हद तक, वस्तु के बदले वस्तु। इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। जो पहली अर्थव्यवस्था हम लोगों की विकसित हुई, वो विकसित हुई बार्टर सिस्टम के रूप में, वस्तु विनिमय के रूप में। बचपन में एक घटना मुझे याद है, मैं शेयर करूं तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। मेरे गांव में एक नाई आया, तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था। मैं बाहर से पहली बार आया था, पिताजी के साथ में रहता था, तो गांव का माहौल बहुत ढंग से मुझे नहीं पता था कि यहाँ का सिस्टम क्या है। जब मैं थोड़ा, मुझे होश आया, मैंने समझने की चीज, तो मैंने देखा कि मैं आया, मेरे बाल थोड़े बड़े हुए, तो मुझे हेयर कटिंग करानी थी। एक नाई दिख गया, लेकिन वो बड़ा भरोसेमंद नहीं दिख रहा था। भरोसेमंद इन सेंस कि पता नहीं कैसा काट दे। लेकिन मैं एक देख रहा था, गांव का कोई भी आदमी उसके सामने बैठ जा रहा था, उसका बाल काट दे रहा था। और फिर मैंने ये भी नोटिस किया, पैसा नहीं ले रहा है। तो मैं और घबराया कि ये कौन सा सिस्टम है। हाँ, कोई सड़क चलते हुए रास्ते पे आ गया तो दिखा, वहीं आके बैठ गया, मेरा भी दाढ़ी बना दो, बाल बना दो, बनाता रहा। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ट्राई करूं, क्या पता फोकट में मेरा भी काम हो जाए। मैं भी जाके बैठ गया, मेरा भी काट दिया, कुछ नहीं बोला। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या मामला है, ये बेचारा फ्री में सबका बाल काटता है। तो मेरे चाचा जी हैं, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हंसने लगे। उन्होंने कहा हाँ, पैसा काहे लेगा वो। गांव में कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके यहाँ जाके मिट्टी के बर्तन ले आई, एक पैसा नहीं लगे। लोहार जो लोहे का काम करते थे गांव में, उनके आप कुल्हाड़ी या फावड़ा या कुछ भी लेके चले जाइए, वो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करके आपको एक पैसा नहीं लेते।
तो मैं बड़ा परेशान था कि यार ये तो इतनी बड़ी अच्छी चीज है। फिर चाचा जी ने बताया कि उतनी अच्छी नहीं, ठीक है, जितनी अच्छी आप समझ रहे हैं। जब फसल कटती है ना, ये सब धरना दे देते हैं, सब सब, और वो हुज्जत करते हैं कि बिना लिए जाएंगे नहीं। तो क्या है बेटा, कितनी खूबसूरत अर्थव्यवस्था हमारी थी, मुद्रा का कहीं अता पता नहीं था, और हम सबकी जरूरतें पूरी हो रही थी। आपके पास अनाज है, आप अनाज दे दीजिए, जिसके पास जो सरप्लस है वो दे दें, उनका भी काम चल रहा था, आपका। ये सब शुरू हुआ। लेकिन परेशानी कहाँ आ गई? परेशानी तब आई जब हमारी जरूरतें बेतहाशा बढ़ने लगी, जरूरतों का दायरा बहुत बड़ा होने लगा। हमें टीवी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल रिचार्ज कराना है, डिश टीवी लगानी है। अब जरूरतों की तो कोई लिमिट ही नहीं बची। अब वस्तु विनिमय से काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक चीज बताइए, कभी नोटिस करो, जैसे गांव में आपने आलू खरीदा और बदले में गेहूं दिया, तो आपको पता है कि 1 किलो आलू के लिए कितना गेहूं देना है? नहीं, क्या क्या ये क्राइटेरिया है? 1 किलो आलू के लिए कितना? तो क्राइटेरिया अभी जो है वो हम बता दे रहे हैं, पैसे से वैल्यूएट कर लेते हैं। 1 किलो आलू अगर 5 रुपए का है और गेहूं अगर 15 रुपए किलो है, तो 1 किलो गेहूं देके 3 किलो आलू लेंगे। बोल नहीं रहे। लेकिन ये तो तब हो पाया बेटा कि जब मुद्रा आ गई। मुद्रा से तुलना कर लेते हैं, वस्तु विनिमय कर लेते हैं। लेकिन कल्पना करो, जब मुद्रा ही नहीं थी तो कैसे वस्तु विनिमय होता होगा? बोल नहीं रहे। जब मुद्रा नहीं रही, अभी तो मुद्रा है, मुद्रा से तुलना कर लेते हैं कि भाई 1 किलो गेहूं 15 रुपए किलो है और 1 किलो आलू 5 रुपए किलो है, तो 1 किलो गेहूं लीजिए, 3 किलो आलू दीजिए। अरे 3 किलो नहीं तो 2.5 किलो दीजिए, इतना तो लिए बिना मानेंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि ये तो व्यवस्था तब बन पाई जब मुद्रा है, जिसकी तुलना में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब मुद्रा नहीं रही होगी तो वस्तु विनिमय तो था, ये कैसे होता होगा? हाँ चलो, 1 किलो गेहूं लेके 1 किलो सोना दे दो। हाँ, तो वो जो चलता था उसमें घपला बहुत होता था। वो वस्त्र की उपलब्धता पे भी इसकी चीजें होती थी, और ढेर सारी चीजें थी, और कभी कभी इसमें फ्रॉड भी हो जाता था। जैसा मैंने कहा ना कि 1 किलो गेहूं देके 1 किलो सोना दे दीजिए, हाँ ये भी हो जाता था। अफ्रीका में ढेर सारे ट्राइबल कल्चर आज भी हैं, और आपको पता है कि अफ्रीका में सोना बहुत होता है। सोने का उत्पादन करने वाला वो देश है, और ये आदिवासियों को भी ये सब प्रणाली पता थी। वहाँ के आदिवासियों को अगर देखें तो शरीर पे 1 आध किलो सोना तो रहता ही है, कपड़ा भले न रहे, सोना जरूर पहनते हैं। उपलब्ध है चारों तरफ, वो उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसका भरपूर प्रयोग किया। एक पार्थागिनी व्यापारी होते थे, तो थोड़ा इसको समझिए बेटा, बहुत जरूरी है। तो जो कुछ विनिमय होता है उसको हम लोग कहते हैं मूक विनिमय। मूक माने बिना बोले, अरे मूक बधिर कहते हैं ना, तो मूक विनिमय माने बिना बोले। मलेशिया की एक जनजाति है सिकाई और सेमांग, ये दो जनजातियां हैं। याद रखना, इसी बहाने ये भी एक ज्ञान बढ़ रहा है। सेमांग पूछ लेगा जनजाति कहाँ की है। इनकी परेशानी यह है कि अगर दोनों आमने सामने दिख गए तो घर एक ही जाएगा, जिंदा। दोनों जिंदा घर नहीं जाएंगे, इतनी कट्टर दुश्मनी है सिकाई और सेमांग जनजातियों में। अगर आमना सामना हो गया तो एक तो मरेगा, और उनके बीच में भी विनिमय होता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि दुश्मनी अपनी जगह पे है और व्यापार अपनी जगह पे। तो सिकाई और सेमांग में भी वस्तु विनिमय होता है, आमने सामने नहीं होता, जगह निर्धारित है। एक जनजाति अपना सरप्लस वहां रख के चली आएगी, दूसरी जनजाति उस सामान को लेके उनके पास जो सरप्लस है वहां रख देंगे, उसमें दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर आमना सामना हो गया तो फिर भयानक मामला बन जाएगा। तो देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूक विनिमय। बातचीत नहीं होगी, विनिमय होगा।
ऐसे ही अफ्रीका में जो पार्थागिनी व्यापारी थे वो क्या करते थे, मुख विनिमय करते थे, क्योंकि कबीलाई संस्कृति अफ्रीका की आज भी है, तो उनको समझना बहुत मुश्किल था वे इनकी सोच क्या है, नाराज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। व्यापार करते थे। ये क्या करते थे नालायक, ये पानी की जहाजों से अफ्रीका के तटों पे जाते थे, छोटी नाव लेके तटों तक, वो भी देखो के कि कहीं कोई हो ना आसपास, भाई कोई दोस्ती मित्रता का मामला नहीं था। गए वहां सामान रखे, क्या रखेंगे, खाना पीना, ये छोटी मोटी चीजें जो तथाकथित सभ्य समाज है वो ले जाके रखा, और बदले में वहां आग जला दिया और फिर भाग गए अपनी जहाज पे, और धुआं खूब उठा तेज, और जंगलों में आदिवासियों को पता चल गया कि तट पे कुछ रख लिया, क्योंकि ये परंपरा चल रही थी। जब धुआं वो देखते थे तो समझ जाते थे कि वहां पे सामान रख दिया गया होगा। वो आते थे, सामान ले जाते थे, बदले में सोना रख देते थे, उनको जितना उचित लगता था सोना रख देते थे। वो भी आग जला के निकल जाते थे, फिर ये जाते थे सोना उठा लेते थे। तो बहुत दिनों तक चला व्यापार। लेकिन ये चालाक लोग ना, आदिवासी चालाक नहीं, बड़े निश्चल होते हैं। ये दोबारा फिर आग जलाए, फिर आदिवासी बाहर आए, देखिए इस बार सामान नहीं है कुछ, आग ही है खाली। समझ गए कि सोना जो दिया था वो लग रहा पर्याप्त नहीं था, 5-5 बार सोना लेते आग जला जला के। वहां की बात छोड़ो, जैसे मैंने कहा ना, जब मुद्रा नहीं होगी तो यही संकट होगा। हमारे यहाँ आपको पता है मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं, जनसंख्या उनकी सबसे अधिक है। तो इधर के व्यापारी उनको लूट मचा दी है। जब वो उन क्षेत्रों में सड़कें वड़कें बन गई, विकास शुरू हुआ, तो यहां से वो जाते थे नमक लेके, नमक समझ रहे हो, ये साल्ट, सफेद वाला नमक, और ये आदिवासियों को नमक देते थे। और आदिवासी ये नहीं समझ पाते थे कि अब इसके बदले में क्या है। नमक क्या रुपया किलो मिलता है तो दुनिया जानती है। 1 किलो नमक दिया, और आदिवासी बदले में आपको देंगे जरूर, वस्तु विनिमय का मामला है, वो कुछ न कुछ आपको देंगे जरूर। अब वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये एक पैकेट जो 1 किलो का नमक है, इसके बदले में हम क्या दे दें। उनके पास जो है वही देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास क्या था, उनके पास शहद प्रचुर मात्रा में, तो जंगलों से शहद निकालते हैं, उनके पास खूब शहद होती है, वही खाते पीते हैं वो। उनके पास चिरौंजी, बनोत्पाद, तमाम चीजें, चिरौंजी भाई जो स्पाइस में यूज करते हैं हम लोग। अब इतने ये बदमाश व्यापारी कि 1 किलो नमक देके 40 किलो शहद दिया, फिर 1 किलो बढ़ा दिया। यानी अच्छा, वो नाप तौल के थोड़े देते थे, लेकिन 1-1 किलो नमक देके 40-40 किलो शहद, 20-20 किलो चिरौंजी। चिरौंजी कितनी सस्ती मिलती है मार्केट में, पूछ के देखना, ले जाते। खुश वो भी रहते थे, खुश ये भी रहते थे। ये तब जब आप गणतंत्र हो गए थे तब ये लूट मची हुई थी। वो तो भारत सरकार की नजर पड़ गई कि अरे ये तो डकैती डाल रहा है। फिर सरकार ने कहा कि आदिवासियों का हर सामान हम खरीदेंगे, तो सरकार बेईमानी नहीं करेगी। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, नहीं समझ पा रहे हैं। मुद्रा जब प्रभावी नहीं हुई, या मुद्रा के बारे में किसी को नहीं पता है, तो वस्तु के बदले में कितना वस्तु देगा, ये तो झंझट हो गई ना। 1 किलो आलू लेके हो सकता है एक बोरा हमको गेहूं चाहिए, हो सकता है, झंझट हो जाएगा ना। तो मुद्रा खैर आज की डेट में राहत कर दी, वस्तु विनिमय को थोड़ा सहज कर दी। लेकिन कल्पना करिए कि जब मुद्रा नहीं थी, खाली वस्तु विनिमय थी, तो मामला बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। अब हुआ क्या बेटा कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, अब वस्तु के बदले वस्तु से काम नहीं चलता। आप गेहूं से हर काम कर लोगे। आपको कपड़ा खरीदना है, 2 बोरा गेहूं लेके चले जाओ दुकान पे। मोबाइल रिचार्ज कराना है, झोले में 5 किलो गेहूं लेके जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो अब क्या है कि वो मोबाइल की दुकान वाला हाथ जोड़ लेगा, कहेगा महोदय गेहूं मत दीजिए, इस गेहूं को बेच आइए, पैसा मिल जाएगा, वो हमको दीजिएगा। कपड़े की दुकान वाला भले उसको गेहूं की जरूरत होगी, लेकिन वो कह देगा गेहूं बेच आइए, हमको पैसा दीजिए। तो पैसा क्या हो गया बेटा, विनिमय का माध्यम बन गया, बिचौलिया बन गया। और पैसे की ये प्रॉपर्टी है
तो जब चाहें आप उसमें बदल जाए। इसकी प्रॉपर्टी यह है कि बहुत तेजी से आप जिसमें चाहें उसमें बदल दें इसको। यानी ये अब हुआ क्या कि तमाम वस्तुएं हैं, तमाम वस्तुएं हैं। अब कहा गया कि आप लोग सीधा सीधा इंटरेक्शन मत करिएगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वस्तु विनिमय नहीं होगा। हम बीच में है ना, तो पहले हमारे तक आइएगा, फिर हमारे से जहां मन करेगा वहां चले जाइएगा। तो ये मुद्रा का बहुत बड़ा काम है बेटा, कि मुद्रा वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है। यानी एक वस्तु को जब आपको दूसरे वस्तु में बदलना होगा तो वाया मुद्रा से होके जाना पड़ेगा। एक बात मुझे बताइए, एक लेबर है जो श्रम करता है, बदले में उसको पैसा मिलता है। अगर वो अपने साल भर के लेबर को, साल भर के श्रम को चाहे तो अपने पॉकेट में रख सकता है। अपने साल भर के श्रम को वो चाहे तो अपने पॉकेट में रख सकता है। ये भी मुद्रा का जादू। बोल नहीं रहे, क्योंकि मुद्रा में बदलता जाए और अपने श्रम को अपने पॉकेट में रख ले। अगर वो 400 रुपए अपने पॉकेट में रखा है तो इसका मतलब है उसके एक दिन के श्रम की कॉस्ट है वो। बोल नहीं रहे। एक दूध वाला दूध बेचता है। दूध एक ऐसी चीज है बेटा जिसको बहुत लंबे समय तक सही ढंग से प्रिजर्व नहीं रखा जा सकता। वो गांव देहात में जो दूध वाले हैं, दूध बेचते हैं, वो चाहे तो अपने साल भर के दूध को अपने पॉकेट में रख ले। बोल नहीं रहे। आप कहेंगे एक दिन का ही दूध इतना ज्यादा होता है बेटा, साल भर का दूध सर कैसे पॉकेट में रख लेंगे? रख लेंगे, बस मुद्रा में बदल दीजिए। अब उसके पॉकेट में अगर 10,000 रुपया है वो दूध है, और अब आपकी मर्जी, उससे दूध में ही बदलना चाहे तो दूध में फिर से बदल दीजिए। बोल नहीं रहे। उसको जिस चीज में चाहे आप उस चीज में बदल दीजिए। ये मुद्रा का जादू हो गया बेटा। क्लियर है? तो आधुनिक समय में जो मुद्रा आई वो ये मुद्रा आई। अब इसमें भी आप तरक्की देख लो। मुद्रा फिर बदली तो प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट हो गई। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, फिर हम लोग पहुंच गए कहां बेटा? प्लास्टिक मनी में। थोड़ा सुन लो फिर हम लिखाते हैं अभी सिस्टम से। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास है, क्या वो मुद्रा नहीं है? मुद्रा ही तो है। एक मशीन में इसे खींचा, आपको डिजिट विजिट फीड किया और अपना पासवर्ड वगैरह डाला, हो गया, चली गई मुद्रा। और अब ई मनी हो गया। अब ऐसी मनी जिसको आंख से आपको देखना ही नहीं है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे शून्य शून्य दिखेगा, वहीं से चला जाएगा, वहीं से चला आएगा। तो अब क्या हो रही है? मुद्रा वर्चुअल हो गई, आभासी मुद्रा हो गई। यानी एक ऐसी मुद्रा का रूप धारण कर लिया, यह पूरी जिंदगी ही मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रही है। आपके मोबाइल में आपका वैलेट है, गूगल पे या धमाका पे जो भी हो, बस आप पर्स लेके घूम रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं। ठेले वाला, खोमचे वाला, हर जगह तो देख ही रहे हो आजकल। तो अब मुद्रा क्या हो गई बेटा? अब तो ई मनी के फॉर्मेट में हो गई, यानी आभासी मुद्रा हो गई। अब स्क्रीन पे खाली 0 0 और डिजिट ही बताती है कि आपके पास इतनी मुद्रा है, और बटन एक दबाओगे तो का 0 गायब हो जाएगा, और एक आध क्या चाहोगे तो सब गायब हो जाएगा। क्लियर है बेटा? थोड़ा लिख लो। देखिए, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा क्या है बेटा? मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए इसे, ये परिभाषा है। इंग्लिश वाला लिख लो, वास्तव में इंग्लिश में ही लिखा गया था, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है? अब नीचे से लिखिए, मुद्रा के
कार्य को, यानी मुद्रा किस आधार पर पहचानी जा रही है? कार्य के आधार पे, है ना बेटा। देखें, मुद्रा के कार्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। मुद्रा के कार्य को कितने बेटा? दो भागों में बांट सकते हैं। देखें, पहला प्राथमिक कार्य, प्राइमरी वर्क। मुद्रा का जो पहला कार्य है, लिख लो, एक पॉइंट है, विनिमय के साधन के रूप में। विनिमय के क्या बेटा? साधन के रूप में। यही इसका पहला काम है मुद्रा का, है ना बेटा। यानी मुद्रा का क्या काम है कि एक से दूसरे में परिवर्तन। जैसे हम बताएं, गेहूं हो सकता है सब्जी में बदल जाए, गेहूं हो सकता है दूध में बदल जाए, लेकिन गेहूं हर चीज में बदल जाए ये जरूरी नहीं है। शहरों में आप बोरे में गेहूं लेके घूम के सामान थोड़ी खरीद पाओगे, लेकिन मुद्रा सब में बदल जाएगी। आप जिस चीज में चाहेंगे उस चीज में मुद्रा बदल जाएगी। यानी मुद्रा पूर्ण परिवर्तनीय होती है। यानी आप जिसमें चाहें उसमें मुद्रा को जब चाहें तब बदल दें, और कोई मुद्रा लेने से मना नहीं करेगा। एक ने कहा कि सर मना किया हमको। कहाँ मना किया? कहा सर कार लेने गए, झोले में भर के पैसा ले गए, शोरूम वाले ने कहा कि कैश नहीं लेंगे। उनका तब कहा कि डीडी बनवा के लाइए। तो हम सर गए, फिर बैंक में जमा किए, तो फिर डीडी बनवा के लाए। सर वो तो मना कर दिया। नहीं, आपको मना किया अपनी और आपकी सहूलियत के लिए। अदरवाइज आप कैश देना भी चाहें तो दे सकते हैं। कैश लेने से मना क्यों किया जाता है? उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि बैंक लूट के ला रहे हो कि कमा के ला रहे हो, ये पता नहीं चल पाता। आप कैश लेके कार खरीदने गए हो, ये कतई पता नहीं चल पाएगा कि वो काला धन है जो आपकी मेहनत की कमाई है। चोरी डकैती करके ला रहे हो, किसी से छीन के ला रहे हो, ये नहीं पता चल पाएगा, है ना। लेकिन जब डीडी के माध्यम से लाओगे तो कंफर्म है कि वाया बैंक आएगा, और बैंक में आपका पैसा गया तो सबके प्रकाश में आ गया। दूसरा कि झोला वोला में रुपया भर के ज्यादा मत घूमिए, पर्यावरण ठीक नहीं है ना। नहीं, बता के जाइए कि हम 20 लाख रुपया लेके फलाने तारीख को जा रहे हैं फलाने शोरूम में कार खरीदने। मेरा दावा है कि आप शोरूम तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस बता के जाइए खाली, या पता चल जाए। और शोरूम को भी लुटवाने का इरादा है क्या? हाँ, 25 लोग ऐसे ही पैसा कैश ले लेके कार खरीद लें तो अब उनके यहाँ 1 करोड़ का कैश हो गया, और साहब ज्यादा लोग हैं बाहर मौजूद तो जान पे खेल जाएंगे, है ना। अब क्या होगा? अब डीडी कितना? 20 लाख की यही पॉकेट में ऊपर रखेंगे और झलकाते हुए भी चलेंगे, लिखे 20 लाख। कोई नहीं छुएगा डीडी, क्योंकि वो क्या करेगा चूके, है ना। हाँ, अंदर से सोचेगा कि बड़ा पैसे वाला आदमी 20 लाख की डीडी लेके घूम रहा है, बस खाली कोई देख लेगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसकी खासियत है कि जिसके नाम से जारी हुई है उसी के खाते में जाएगी, है ना। तो कोई डकैती डाल के ले जाके बैंक में क्यों जमा करेगा जब आप ही खाते में जमा होनी है। इसलिए वो ऐसा कहते हैं बेटा कि आप डीडी लेके आइए, कैश मत दीजिए, क्योंकि रिस्क हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई, आज का जमाना देख ही रहे हो। बहरहाल ये प्राथमिक कार्य है बेटा मुद्रा का, ठीक है। द्वितीय कार्य, हाँ, पहला द्वितीय कार्य में कई कार्य है बेटा, तो थोड़ा पॉइंट बना बना के लिख लें। लेखे की इकाई के रूप में, माने अकाउंटिंग की यूनिट के रूप में मुद्रा का प्रयोग। लेखे की इकाई के रूप में, जो भी अकाउंटिंग होती है उसकी इकाई मुद्रा ही होती है बेटा, उसी में सब कुछ होता है। दूसरा, मुद्रा मूल्य के संचय का आधार है।
पता नहीं इसका अर्थ समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे हम किसी चीज को मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करके संचित कर सकते हैं। एक डॉक्टर है जो पेशेंट को निरंतर देख रहा है, वो श्रम कर रहा है ना, वो अपने सारे श्रम को मुद्रा में बदल के रख सकता है। एक लेबर है, वो अपने साल भर की मेहनत को मुद्रा में बदल के अपने घर में, अपने पॉकेट में, अपनी अलमारी में रख सकता है। तो क्या कर रहा है, वो अपने मूल्य को संचित कर सकता है। किसमें? मुद्रा के रूप में। एक किसान है, वो अपने सारे खेत की गेहूं को अपने पॉकेट में रख सकता है, लेकिन गेहूं के रूप में नहीं रख सकता, मुद्रा के रूप में रख सकता है। यही अर्थ है बेटा। लेकिन अस्थगित भुगतानों का आधार है। ये तो लाइन से ये स्पष्ट हो रहा है, जो आपको पेमेंट करना है उसका बेस क्या होता है बेटा? मनी ही होता है। यहां तक ठीक है बेटा? तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है व्यवहार में हर कोई जानता है कि मुद्रा का काम क्या है ना बेटा? जैसे हमारे मित्र ने भी बताया कि विनिमय का साधन है, माध्यम है। बस ये कि डायरेक्ट, ये लोकसभा है, सीधे सीधे बात नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय के नाम से बात होगी, है ना? तो मुद्रा कहते हैं कि आपस में सीधा सीधा इंटरेक्शन मत करिए, इंटरेक्शन करिए हमारे माध्यम से करिए। गेहूं से मोबाइल रिचार्ज कराइए, लेकिन गेहूं सीधे मोबाइल की दुकान पे लेके मत जाइए। गेहूं को पहले मुद्रा में बदलिए, फिर वो मुद्रा रिचार्ज करा लेगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बेटा? अब हेडिंग बनाइए, मुद्रा के प्रकार। आज थोड़ी सी बात कर लें बेटा, मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के क्या बेटा? प्रकार। तो प्रकार से क्या मतलब बेटा? मुद्रा के प्रकार से, तो मुद्रा को हम लोग दो बड़े भागों में बांट लेते हैं। क्लियर है? अभी देखोगे तो क्लियर होगा। एक को हम लोग कहते हैं वैधानिक मुद्रा। क्या कहते हैं बेटा? वैधानिक मुद्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीगल टेंडर। क्या कहते हैं बेटा? लीगल टेंडर। और दूसरा? ना ना ना, ये लीगल है तो इलीगल नहीं, नॉन लीगल है ना, यानी गैर वैधानिक मुद्रा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन लीगल टेंडर। और इलीगल टेंडर होता तो जेल जाते, है ना? तो ये दो प्रकार की मुद्रा होती है। ठीक है, अभी हम सब पे बात करेंगे बेटा। और जैसे जो वैधानिक मुद्रा होती है, लीगल टेंडर होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भी दो प्रकार की होती है। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, यानी क्वाइन और करेंसी दोनों होती है। अब क्वाइन भी बहुत प्रकार की होती है, सब पे चर्चा करेंगे। तो अभी बहुत तेजी से आगे नहीं भागना बेटा, आराम आराम से। मुझे लगता है वो आपको समय याद है जब मोदी जी रात में एक बार आए थे और एकदम परमाणु बम ही दाग दिया उन्होंने, जब उन्होंने कहा, क्या कहा? हाँ बोलो, क्या कहा? 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। नहीं, वीडियो उपलब्ध है, एक बार फिर से प्ले करके देखना। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट रात में 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये तो नहीं बोला उन्होंने कि नहीं चलेंगे। फिर से देख लेना, वीडियो उपलब्ध है। हम जो कि पढ़ते पढ़ाते हैं इसलिए हम ध्यान देते हैं ना।
तो उन्होंने यही कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब अब लीगल टेंडर का मतलब समझना होगा, है ना बेटा। तो लीगल टेंडर क्या होता है? जो सरकार की ओर से जारी किया जाता है। तो उन्होंने यही कहा कि 500 और 1000 के नोट के पीछे सरकार नहीं रहेगी, यानी सरकार की जिम्मेदारी अब नहीं है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी? फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं, फिर कोई नहीं लेगा। मैंने कहा ना कि नोट एक पर्ची है। अब जैसे 10-20 पर्ची मेरी मार्केट में चल रही है, सब एक दूसरे को दे रहे हैं, और हम यहां से एक आदेश जारी कर दें कि मेरी जितनी पर्ची है सब फर्जी है, मेरी कोई जिम्मेदारी अरे भैया तो डूब जाएंगे बेचारे। या हम कह दें कि मेरी पर्ची कल की डेट तक सब वापस करा लो, नहीं तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। देखो सारी पर्ची ले लेके भाग लौटेंगे। ये पर्ची ही तो है, और क्या है मुद्रा? बस सरकार की ओर से जारी की हुई पर्ची है, और सरकार ने कहा है कि मनमर्जी नहीं, लेना ही होगा। अगर ये पर्ची कोई देगा तो कोई लेने से मना नहीं करेगा। सो ये पर्ची चल रही है। लेकिन सरकार ने वायदे के साथ पर्ची जारी की है कि हम धारक को इतने रुपए देने का वचन देते हैं, लिखा होता है। देखने का तो खुद ही रुपया है सर, फिर रुपया के बदले रुपया क्या? नहीं नहीं, मुद्रा का कोई वजूद नहीं होता। अभी एक पल में सरकार बोल देगी कि ये मुद्रा चलन में नहीं रहेगी, वो कागज का टुकड़ा भर हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मुद्रा का वजूद सिर्फ इसलिए है कि उसके पीछे सरकार खड़ी है, और मुद्रा के पीछे सरकार नहीं खड़ी है, मुद्रा के पीछे कुछ है। मुद्रा फोकट में नहीं छापी जाती। मुद्रा के पीछे कुछ धातुएं होती हैं, और मुख्य रूप से गोल्ड। जैसे मैंने कहा ना कि मैं 20,20,000 की पर्ची लिखूं, तो मेरा दायित्व है 20,000 रुपया कैश रख लो। दायित्व तो यही कहता है, बेईमानी अगर ना करे तो सरकार भी जो मुद्रा जारी करती है उसकी भी लाइबिलिटी है। तो उतने की धातु आपको, बहुमूल्य धातुएं या विदेशी मुद्रा रखनी पड़ेगी। सोना, डॉलर, उतना रख लीजिए, तब उतने की मुद्रा जारी की। लेकिन इसमें परिवर्तन वगैरह हुआ है बेटा। तो थोड़ा सा 2 लाइन लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। पहला लिखें लीगल टेंडर। लिखें यह सरकार की ओर से जारी होती है। यह धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा के रूप में होती है। धातु मुद्रा माने सिक्के बेटा, और पत्र मुद्रा के रूप में होती है। इसे स्वीकार करने की बाध्यता होती है। इसे स्वीकार करने की क्या बेटा? बाध्यता होती है, स्वीकार करना ही होता है। इसी कारण इसे हम लीगल टेंडर या फिएट मनी भी कहते हैं, FIAT। FIAT फिएट मनी भी कहते हैं। तो पहले इसको निपटा लेते हैं, है ना बेटा, फिर नॉन लीगल टेंडर की ओर आते हैं। अब पहली हेडिंग बनाइए धातु मुद्रा। धातु मुद्रा ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा सिक्के। ब्रैकेट में क्या बेटा? सिक्के। ये धातु मुद्रा क्या होती है बेटा, थोड़ा उसको समझिएगा। और इसमें कुछ चीजें हैं बेटा जो थोड़ा समझने लायक है। जैसे कोई सिक्का अगर हो, कोई भी, तो थोड़ा सा इस तरह का एक सिक्का है, और इस पे कुछ अंकित है। इस सिक्के पे कुछ अंकित रहेगा ना, डिजिट। और मान लीजिए इस पे अंकित है
अब ये 10 रुपए का सिक्का है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सिक्का किसी धातु का बना होगा, उस धातु का भी कुछ मूल्य हो सकता है। बोल नहीं रहे, इसको कहा जाता है अंतर्निहित मूल्य। ये जिस मेटल का बना होगा उस मेटल की भी कुछ न कुछ कीमत होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अंतर्निहित मूल्य इसका, सिक्के का। और जो इस पे छपा हुआ है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। बोल नहीं रहे, तो किसी सिक्के में दो चीजें होती है, अभी समझ पाएंगे, घबराइए मत। एक अंतर्निहित मूल्य, उस धातु की क्या कीमत है, और दूसरा उस पे जो नंबर छपा हुआ है, जो नंबर छपा है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। इस पे अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपए। अब ये धातु का किस धातु का है इस पर डिपेंड करता है इसकी कीमत क्या है। सोने का हुआ तो बच्चियां तेजी से बताएंगे, अगर ये सोने का हुआ तो चलन में रहेगा। ये 10 रुपए के जितने सिक्के मार्केट में हैं, ये सारे सिक्के अगर सरकार सोने के चला दे तो क्या आपको लगता है कि एक भी सिक्का नजर आएगा कहीं? क्यों? नहीं, अब क्या नहीं, आप खूब समझ रहे हैं, आप उसको बताना नहीं चाह रहे हैं। वो जो धातु का मेटल का अगर सिक्का बनाया, और मान लीजिए 10 ग्राम का एक सिक्का है सोने का, और उस पर 10 रुपया लिखा हुआ है, तो हम उसको 10 ग्राम सोने के भाव बेच देंगे, और मुझे लगता है आज की डेट में 40-50 हजार रुपया है, हाँ जो भी है, कुछ इसी के आसपास है। तो जाहिर सी बात है, अब उसका अंतर्निहित मूल्य ज्यादा है, उसका अंकित मूल्य कम है, यानी धातु की कीमत ज्यादा हो गई, अंकित मूल्य कम हो गई। ध्यान रखना, ऐसी कोई धातु मुद्रा चलन में नहीं रह सकती जिसका अंतर्निहित मूल्य ज्यादा हो जाए और अंकित मूल्य कम हो, क्योंकि फिर उसको लोग पिघला पिघला के बेच डालेंगे। चांदी का चला के देख लो, सोने तो वो दूर की बात है, वो नहीं दिखेगा मार्केट में। हाँ दिखता है, कभी दीपावली वगैरह होती है ना, तो हम लोग ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, उनसे कहते हैं कि 1 रुपए का चांदी का सिक्का दे दीजिए। सुना है, वो कुछ लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। तो दुकान वाला बड़े प्यार से पूछता है कि पुराना वाला कि नया वाला, पूछ के देख लीजिएगा। और जब आप कहते हैं नया वाला तो एकदम चमचमाता हुआ नया सिक्का दे देता है, और कहेंगे पुराना वाला तो महारानी विक्टोरिया के जमाने का सिक्का देगा, वो थोड़ा पुराना होगा और थोड़ा भारी भी होता है, और उस पर लिखा होता है 1 रुपया, और उस जमाने में सही में वो 1 रुपया था। जब वो सिक्का चलन में था ना चांदी का, तो सही में 1 ही रुपया था, लेकिन अब दुकान वाला आपसे 1 रुपया थोड़ा ही लेगा, मुझे लगता है 3-4 हजार से कम नहीं लेगा। क्यों? अंकित मूल्य कम है, अंतर्निहित मूल्य ज्यादा है। मुझे लगता है ये गणित आप समझ पा रहे हैं। धातु की जो मुद्रा होती है उसमें दो कीमत होती है, एक जिसका वो धातु बनी है उसको अंतर्निहित मूल्य कहते हैं, और एक जो इस पे छपा है ये अंकित मूल्य कहलाता है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसके आधार पे भी मुद्रा को हम लोग डिमार्केट करते हैं, धातु मुद्रा को। एक को कहते हैं मानक धात्विक मुद्रा, फुल बॉडीड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फुल बॉडीड, अभी हम सब लिख देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मानक धात्विक मुद्रा। तो ऐसी धात्विक मुद्रा जिसका अंतर्निहित मूल्य और अंकित मूल्य एक बराबर हो। सोचिए मैंने क्या बोला, यानी धातु का भी उतना ही मूल्य हो जितना कि उस पर अंकित हो। जैसे आपने कहा कि सर 10 ग्राम सोने का सिक्का चला दीजिए, 10 ग्राम के सोने का सिक्का चला दें, और 10 ग्राम के सोने का सिक्का चलाएं और उसके ऊपर लिख दें 60,000 रुपया। अब नहीं पिघलाएगा कोई। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य और अंतर्निहित मूल्य बराबर हो गया, लेकिन रिस्क एक है कि अगर सोना महंगा हुआ, 70,000 प्रति 10 ग्राम हुआ है ना,
तो फिर सिक्का गायब हुआ, रिस्क हो जाएगा, है ना बेटा। इसलिए आज की डेट में कोई भी सरकार मानक धात्विक मुद्रा नहीं चलाती। क्यों? क्योंकि धातुओं के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं, है ना बेटा, रिस्क हो जाएगा। आप देखोगे मौर्य काल में, गुप्त काल में, डिमाका काल में सोने के सिक्के ही चलते थे। क्या उसको कोई पिघला देता था? नहीं, क्योंकि उसका जो अंतर्निहित मूल्य होता था और अंकित मूल्य बराबर होता था, तो वो क्यों पिघलाए भाई। क्लियर है बेटा। आज की डेट में जो धातु मुद्रा चलती है उसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक धात्विक मुद्रा, टोकन मनी। क्यों? क्योंकि हमेशा अंकित मूल्य उसके अंतर्निहित मूल्य से अधिक होता है। 10 रुपए के सिक्के की धात को पिघला के 10 रुपए में नहीं बेच पाएंगे, इसलिए लोग उस सिक्के को सुरक्षित रखते हैं, और कम से कम जो उस पर छपा है वो एकदम सुरक्षित रहे। अगर घिस उस गया 10 रुपया नहीं दिख रहा तो फिर समझो बेकार ही हुआ वो, क्योंकि फिर उस सिक्के को पिघला के आप 10 रुपया थोड़ी पाएंगे। तो थोड़ा लिख लीजिए, धातु मुद्रा लिखा बेटा। पहला लिखें मानक धात्विक मुद्रा। पहला क्या है बेटा? मानक धात्विक मुद्रा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फुल बॉडीड। लिखें ऐसी धात्विक मुद्रा, ऐसी धात्विक मुद्रा जिसकी, ऐसी धात्विक मुद्रा जिसकी अंकित मूल्य तथा अंतर्निहित मूल्य एक बराबर हो। क्या हो बेटा? एक बराबर। क्लियर है बेटा। वर्तमान समय में इस प्रकार की धात्विक मुद्राएं चलन में नहीं हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार की धात्विक मुद्राएं चलन में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि धातुओं की कीमत फिक्स कहाँ रह रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो रोज उस पर मिटा मिटा के नया नया छापेंगे। तो वर्तमान समय में चलन में क्या है बेटा? सांकेतिक धात्विक मुद्रा। क्या कहते हैं बेटा? सांकेतिक धात्विक मुद्रा। इसको हम लोग बोलते हैं टोकन मनी। सांकेतिक धात्विक मुद्रा क्या कहेंगे बेटा? टोकन मनी। लिख लीजिए, ऐसी धात्विक मुद्रा जिसका अंकित मूल्य, ऐसी धात्विक मुद्रा जिसका अंकित मूल्य सदैव अंतर्निहित मूल्य से अधिक हो। जिसका अंकित मूल्य अंतर्निहित मूल्य से अधिक हो, अंतर्निहित मूल्य से अधिक हो। समझ पा रहे हैं? तो मुद्रा के दो मूल्य होते हैं बेटा। धातु मुद्रा के दो मूल्य होते हैं, एक अंकित मूल्य यानी जो डिजिट उस पर छपी है, और अंतर्निहित मूल्य मतलब मेटल की जो कीमत है, धातु की जो कीमत है, जिस धातु का वो बना होगा उसकी कीमत है। तो सरकार हमेशा ये ध्यान रखती है कि जितना छपा है उससे धातु की कीमत कम ही रहे, तभी ये चलन में रहेगी। और धातु की कीमत अगर ज्यादा हो गई और अंकित मूल्य अगर कम हो गया तो ऐसी मुद्रा चलन में नहीं रहेगी। क्यों? लोग उस मुद्रा को पिघला के धातु के रूप में बेच देंगे। मुझे लगता है समझ पर। एक नोट बना के लिख लो बेटा, आज की क्लास समाप्त की जाए। लिखें अंतर्निहित मूल्य
लिखें सिक्के की धातु का मूल्य, सिक्के के धातु का मूल्य, मेटल की कीमत क्या है? ठीक है बेटा। और दूसरा अंकित मूल्य, उस पर क्या अंकित है? तो अब तो क्लियर हुआ बेटा, है ना? तो सोने के सिक्के क्यों नहीं चला रही सरकार? पहली बात इतना सोना नहीं है, दूसरी बात कि अगर सोने के सिक्के उक्के चलाए तो आखिर ये चलेगा, फिर एक भी सिक्का उक्का कहीं दिखने वाला नहीं है। ठीक है, आपको याद है बचपन में, नहीं आपको नहीं याद होगा, हम लोग के बचपन में एक 20 पैसे का सिक्का चला करता था। वो ब्रास का होता था, पीतल का। एक सिक्का नहीं है मार्केट में, देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना थोड़ा बड़ा सा होता था, और जैसे ही पीतल की कीमत बढ़ी सारे सिक्के गायब हो गए। पीतल के तमाम चीजें बनती है, सो बना डाले लोग। बचपन में याद है कि 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के एल्यूमिनियम के सिक्के होते थे, एल्यूमिनियम के। सोचो कितना सिक्का रहा होगा, कहाँ गया सब? सरकार को दे दिया आपने? और अपने घरों में जो कुकर उकर यूज कर रहे हो वो सब उसमें बदल गया भाई, है ना? यही परेशानी है बेटा धातु मुद्रा की। ठीक है, तो कल हम बात कर, कल नहीं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पत्र मुद्रा के बारे में।